So let's begin with article number 14. So article 14 says that equality before law and equal protection of law. Okay. अब इसका मतलब हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो अगर इसका हम स्कोप देखें ना, तो ये आर्टिकल बोथ सिटीजन हो, ठीक है, या फिर कोई फॉरेनर्स हो, दोनों को इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है। साथ ही साथ इसमें लीगल पर्सन्स का भी कॉन्सेप्ट है। अब लीगल पर्सन कौन हो गए? जैसे स्टेचुटरी कंपनीज हो गई, ठीक है, कॉरपोरेशन हो गए, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई, या किसी अदर टाइप के लीगल पर्सन्स हो गए, तो उनके लिए भी ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई है। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन का है, ठीक है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है ना, वो समझते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज़ जो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ कन्वे करता है वो ये है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, लॉ के नज़र में सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप MP MLA हैं तो आपको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। हर एक पर्सन लॉ की नज़र में बराबर है, मतलब कि आपको आपके प्रिविलेज के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जाएगा, लॉ इक्वली सब पे अप्लाई होगा। दूसरा मैसेज जो ये कन्वे करता है वो कहता है कि इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। तो लेट सपोज कोई लॉ है, ठीक है, एंड लॉ का मतलब ऐसे समझिए कि कोई एक ऑर्डिनरी सा लॉ है, ठीक, तो हर एक आदमी को ना इक्वली उस लॉ के अंदर ट्रीट किया जाएगा, ठीक, हर एक आदमी को किसी भी लॉ के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात, तीसरा मैसेज जो ये कन्वे करता है कि कोई भी आदमी हो, ठीक है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, हाई बॉर्न हो, लो बॉर्न हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, वो लॉ से ऊपर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक आदमी जो है वो लॉ के अंडर है, वो लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, US ऑरिजिन, पहली बात। अब ये मैसेज क्या कन्वे करता है? तो अगर कोई पर्सन ना इक्वल पोजीशन में है, इक्वल सर्कमस्टांसेस में है, ठीक, तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसको मतलब एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। सपोज दैट दो बच्चे हैं क्लासरूम में और उन दोनों ने आपस में लड़ाई कर ली, ठीक है। अब आपस में लड़ाई करते टाइम, ठीक, क्या हुआ कि उन्होंने ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया, पहला एग्जांपल। तो अब ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स होंगे वो किसी एक स्टूडेंट से फाइन लेंगे, वो दोनों स्टूडेंट से फाइन लेंगे, मतलब लायबिलिटी दोनों के ऊपर लायबिलिटीज इम्पोज होगी, मतलब दोनों इसके लिए जवाबदेही होंगे, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दो स्टूडेंट ने मिलकर क्लासरूम में एक अच्छा काम किया, ठीक, उन्होंने कुछ मेडल्स जीते अपने स्कूल के लिए। अब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक, दोनों ने मेडल जीता, इक्वल पोजीशन पे जीता। मान लो दोनों ने फर्स्ट पोजीशन पे एक काम करके ग्रुप में उन्होंने ये मेडल जीता, तो दोनों को इक्वली रिवार्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों को डिफरेंटली रिवार्ड करते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे है कि हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो प्रिविलेज देना होने या चाहे कुछ उनके ऊपर लायबिलिटी कुछ इम्पोज करनी हो, बस इसका यही मतलब है, ठीक है। दूसरा मैसेज जो ये कनोट्स करता है कि मान लो दो पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 मतलब इस मैसेज को काफ़ी अच्छी तरह से आर्टिकल 15 दिखाता है, उसे बाद में देखेंगे भी। तो अगर दो आदमी सिमिलरली सिचुएटेड हैं
तो उनके ऊपर जो लॉ का एप्लीकेशन होगा वो सेम होगा। मतलब लॉ 2 पर्सन जो सिमिलर पोजीशन में हैं उनके ऊपर लॉ का एप्लीकेशन सेम होगा। ठीक, अब मान लो कि किसी 2 आदमी ने क्राइम किया, ठीक, सेम क्राइम किया, मर्डर का किया। अब उनके ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा 302 के लिए अप्लाई होगा। तो उनको बेसिकली कुछ अदर फैक्टर को कंसीडर करने के बाद जो उनको पनिशमेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक, इसका इतना सही मतलब है। उसके बाद सी वाले जो मैसेज कनोट्स करता है उसकी बात करें तो लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट इन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो बराबर के जो लाइक के हैं जो सेम हैं, ठीक है, उनको डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये जो पहला वाला इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक, लेकिन वही सेकंड वाली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन भी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ पर इक्वल्स और अनइक्वल्स अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें बस इतना ही था। अब एक हम रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इवॉल्व कहाँ से हुआ है? इक्वलिटी बिफोर लॉ की एवोल्यूशन की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ, जिसको ए.बी. डिके नाम के एक ब्रिटिश जूरिस्ट ने बनाया था। ठीक है, उन्होंने दिया था, बेसिकली प्रोपाउंड किया था। अब इसके 3 एलिमेंट्स थे। पहला था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आदमी को उठा के हम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते अनलेस अनटिल उसने कोई पर्टिकुलर लॉ ब्रीच किया। ठीक है, अगर उसने कोई गलत काम किया है तभी आप उसको सजा देंगे। अननेसेसरी आप उसे आर्बिट्री अपने आर्बिट्री पावर का यूज़ करके उससे पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक, तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर पहला प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सेकेंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। अभी हमने देखा इसके ऊपर इसका मतलब क्या है। ठीक, कि बेसिकली हर एक आदमी लॉ के सामने बराबर है। ठीक, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये तो है ही, अभी हमने देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब थर्ड वाला प्रोविज़न क्या है कि देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इंडिविजुअल की सहमति से बना है। तो सुप्रीम कौन हुआ? पीपल सुप्रीम हुए, इंडिविजुअल सुप्रीम हुआ, ना कि कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे यहाँ क्या ऐसा है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ऑफ कोर्स दे आर मेड बाय द इंडिविजुअल्स, ओके, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which is a group of individuals, but all of them are subjected to these constitutions. They are not above these constitutions. So हमारे यहाँ ये वाला जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक, अब आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 बेसिकली बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर अभी हमने देखा था, केशवानंद भारती केस 1973 में इवॉल्व हुआ था। ठीक है, अब कुछ इस जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिए गए हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शन है, उसे हम देखते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए। ठीक है, तो वो जो अपना काम करते हैं ना अंडर देयर ऑफिस। ठीक, देखो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो करते हैं। अब उस ड्यूटी को करने के बाद वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे कि आपने क्यों ऐसा किया। ठीक, पहली बात तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया ना। दूसरा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस।
अब प्रेसिडेंट या गवर्नर जब अपने ऑफिस के टर्म में होते हैं ना, जैसे इनका ऑफिस का टर्म 5 ईयर्स का होता है, अब इस 5 ईयर्स के अंदर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा बोलता है कि जब अपने कार्यकाल के दौरान है, व्हेन ही और सी इज इन हिज ऑफिस, ओके, तो कोई भी उनको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट, कोई भी कोर्ट उनको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का नोटिस नहीं सेंड कर सकता, मतलब उन्हें अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस नहीं किया जा सकता, ठीक। फोर्थ की बात करें, ठीक, तो ये सिविल प्रोसीडिंग से डील करता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट में, ठीक है, कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अगर 2 मंथ पहले नोटिस दे दी गई हो, उसके बाद की जा सकती है। मतलब 2 मंथ की नोटिस देने के बाद, 2 मंथ एक्स्ट्रा की मतलब नोटिस देने के बाद उनके खिलाफ ये सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है, पर्सनल कैपेसिटी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में जो एक्सेप्शन में है, दूसरा एक्सेप्शन ये है। अब मान लो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है और कोई आदमी था उसमें, उसने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में नहीं चलेगी, बशर्ते जो उसने पब्लिश किया है ना, वो एक ट्रू रिपोर्ट होनी चाहिए, ओके। ये आर्टिकल 361A के अंदर मेंशन है। उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन की बात करें, कोई भी MP, ठीक है, या MLA, अब देखो MP के लिए आर्टिकल 105 है और MLA के लिए 194 है, तो कोई भी MP MLA किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं होगा अगर उसने कुछ, ये अब पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी कहने के बाद वो किसी कोर्ट में लायबल नहीं होगा। मतलब कि इसमें जुडिशरी को, ठीक है, लेजिस्लेचर से सेपरेट रखा गया है। मतलब कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी MP या MLA जो कुछ भी कहता है उसके लिए वो किसी कोर्ट में लायबल नहीं होगा, ठीक, अंडर आर्टिकल 105 एंड 194, 105 फॉर MP एंड 194 फॉर MLA, ठीक। आर्टिकल 31C भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 31C कहता है कि जैसे हमारे पास DPSP है, तो DPSP का आर्टिकल 39 का क्लॉज P एंड क्लॉज C, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, ठीक है, या फिर 19 वायलेट होता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे आर्टिकल 14 मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 19 वाला केस हम बाद में लिखेंगे। आर्टिकल 14, ठीक है। अब कोई भी अगर गवर्नमेंट DPSP अंडर आर्टिकल 39 क्लास B एंड क्लास C इम्प्लीमेंट करना चाहता है और वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ठीक, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 39 B एंड C को सुप्रीमेसी है ओवर आर्टिकल 14, ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। दैट मीन्स आर्टिकल 31C, that means DPSP under article 39 subclause B and C have a supremacy over the article 14, that's it, ठीक। अब उसी तरह कोई फॉरेन सॉवरेन्स हो गए, ठीक है, कोई एम्बेसडर या डिप्लोमेट्स हो गए जो कि इंडिया में है, उनको सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली है। बेसिकली वो अपने कंट्री के लॉ के हिसाब से ट्रीट किए जाएंगे, ठीक, तो उन्हें यहाँ के लॉ के हिसाब से इम्यूनिटी मिली है, मतलब उनको
यहाँ पे उनके खिलाफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। वैसे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी जो एजेंसी होगी उनको भी कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली है, मतलब कि हम उनको अपने यहाँ अपनी कंट्री के लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ सिविल एंड प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे ग्राउंड कौन कौन से मेंशन है, तो ग्राउंड मेंशन है ओनली। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट, ओनली मतलब यही ग्राउंड सिर्फ है। तो ये रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया और प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं मेंशन है, मतलब कि कोई भी स्टेट, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंसान के, ठीक है, रेजिडेंस के बेस पे उसके लिए कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे दो क्रूशियल वर्ड्स हैं, पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड सेकेंड है ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि आप किसी के बारे में कोई एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू डिस्टिंक्ट अनफेवरेबल फ्रॉम अदर्स, ठीक है, मतलब किसी आदमी को आप दूसरे आदमी की अपेक्षा अलग ट्रीट करें, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ बुरा बर्ताव करें। ठीक, किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, तो आप दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे। ओनली का मतलब ये है कि ओनली का मतलब यहाँ पे है कि अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं। ठीक, मतलब अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे रेजिडेंस वाला भी हमने क्राइटेरिया देखा तो उसमें प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक, अब सेकेंड प्रोविज़न जो है आर्टिकल 15 का, बेसिकली आर्टिकल 15 क्लास 1 है। ठीक है, माफ कीजिएगा, सेकेंड प्रोविज़न, आर्टिकल 15 का सेकेंड प्रोविज़न क्या कहता है, ये बेसिकली कहता है, ठीक, ये बेसिकली पब्लिक प्लेसेस में एंट्री को लेके आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 बात करता है। ठीक, ये क्या बोलता है, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कोई भी सिटीजन्स के ऊपर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसिंग शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब किसी भी इंसान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया जाएगा, ठीक है, किस चीज़ की, किस एरिया में, जैसे कि किसी शॉप के एक्सेस को हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट को में एंटर करने को लेकर हो गया, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, कोई डिसेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं लगाया जाएगी। होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ सब इंटर करने के पर उस पे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड कहता है कि अगर वो मान लो कि वो कोई एक्सेट्रा का यूज़ करता है, टैंक का यूज़ करता है, बाथिंग घाट का यूज़ करता है, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, ठीक है, जो कि स्टेट फंड से बनाए गए हों लेकिन वो जनरल पब्लिक यूज़ के लिए हों, वहाँ पे एंट्री को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेट का भूमिका है। सेकंड वाले में यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड और प्लेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट रिजोर्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का प्राइवेट वेल है, ठीक है, बाथिंग घाट्स है, ठीक, तो ऑफकोर्स वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये स्टेट के लिए है, सेकेंड बी वाला मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखो, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक, तो ए वाला जो है यहाँ पे, ए वाला प्रोविजन हमने देखा कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल इन प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, ये बोथ मतलब प्राइवेट एंड स्टेट दोनों के लिए है। लेकिन जो सेकंड वाला प्रोविजन है ना, यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, वो केवल स्टेट के लिए ही है। ठीक है, अब कुछ 4 एक्सेप्शन भी हैं इस मतलब इस जनरल जो रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का है, कि अगर स्टेट चाहे या स्टेट को ये परमिशन है कि वो चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, किसके लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक, जैसे कि वुमेन्स के लिए लोकल बॉडीज़ में सीट को रिजर्व करना, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन के एजुकेशन को फ्री कर देना, ठीक, एक्सेट्रा, ये हो गए, ये कुछ एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब सेकेंड एक्सेप्शन को हम देखते हैं, ठीक, कि स्टेट परमिटेड है
ठीक है, इस स्टेट को अलाउ है कि अगर वो चाहे तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के सिटीजन हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है, ओबीसी एक्सेट्रा हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, तो अगर स्टेट को ये परमिट किया गया है कि वो अगर वो चाहे तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें सीट को रिजर्व कर देना, उसमें फीस को कम रखना इन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो ये भी परमिटेड है। तीसरा है कि अगर स्टेट को ये भी मतलब पावर है कि अगर वो चाहे, ठीक, तो ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ठीक है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा एडेड हो या अनएडेड, ठीक है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको छोड़ के अगर स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, उनके लिए किस बारे में? उनके एडमिशन को लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है ना कि जो सेकेंड एंड थर्ड प्रोविज़न है, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो थर्ड प्रोविज़न है ना, वो केवल एडमिशन को लेके डील करता है, ठीक, वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेके डील करता है, ठीक। सेकेंड प्रोविज़न सीट या फीस कंसेशन को पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेके डील करता है। सेकेंड प्रोविजंस पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए है, थर्ड प्रोविजंस किसके लिए है? बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो थर्ड वाला प्रोविज़न एक जनरल प्रोविज़न है, सेकंड वाला, ठीक, एक स्पेसिफिक प्रोविजंस है, ठीक। तो और अभी हमने पहले क्या बताया कि ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेके कौन डील करता है? आर्टिकल, ये जो थर्ड वाला प्रोविज़न है वो डील करता है, ठीक। सीट रिजर्वेशन या फीस कंसेशन को लेके डील कौन करता है? तो ये सेकंड वाला प्रोविज़न डील करता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम फोर्थ प्रोविज़न की बात करें तो स्टेट को यहाँ पे भी पावर है कि अगर वो चाहे तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट चाहे तो वो 10% सीट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना उनमें एडमिशन के लिए 10% सीट में 10% सीट वो चाहे तो इन EWS के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों की बात की गई है, ठीक है, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो बाय द स्टेट। यहाँ पे भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है। और ये जो रिजर्वेशन है ना, जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन 50% है उससे अलग है, ये इसको अलग किया जाएगा, ठीक। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो कैसे काउंट होंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम नोटिफाई करके EWS को टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी, EWS को, ठीक है। स्टेट टाइम टू टाइम EWS को नोटिफाई करेगी, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड देयर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये प्रोविज़न जो है ये कब 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ऐड हुआ था, ठीक। ये जो थर्ड वाला प्रोविज़न है ये किसके थ्रू ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये जो सेकंड वाला ये किस एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था? तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो हुआ ये हुआ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद ये ऐड हुआ 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ऐड हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। ये ध्यान रखना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को लेके बात होती है ना, उस पे हम आ जाते हैं। तो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। जो सी वाला प्रोविज़न है ना यहाँ पे, बेसिकली ये जो थर्ड वाला प्रोविज़न है कि स्टेट एम्पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब ये जो सी वाला हुआ 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू ऐड हुआ, हमने मेंशन किया है, ठीक है। इस प्रोविज़न को इफेक्ट में लाने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुछ प्रोविजंस हैं जो एक्ट के थ्रू इफेक्ट में आते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये जो 15 सब क्लॉज 3 वाला है, ठीक है, ये वाला जो 3 वाला है वो एक्ट के थ्रू, कौन सा एक्ट, सेंटर इनेक्टेड बाय द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006, ठीक है। तो इसके थ्रू ये फोर्स में आया। ये क्या करता है, ये 27% कोटा अलॉट करता है ओबीसी के लिए, ठीक है। जितने भी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग IITs एंड IIMs, ठीक। तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो तीसरा वाला प्रोविज़न यानी सी वाला प्रोविज़न था वो ऐड हुआ था, ठीक है। ये किस बारे में बात करता है, तो ये 27% रिजर्वेशन, ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली इन सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आज जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, ठीक है। तो वो ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व करता है, ठीक। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये जो ओबीसी का कोटा है ना 27%, ठीक, और जो ये सी में अमेंडमेंट हुआ 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, SC ST पहले थे, अब इसमें ओबीसी भी ऐड हो गया, इसको वैलिड बताया, ठीक है। मतलब इस चीज़ को अपहेल्ड कर दिया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दिया था कि उनका काम क्या है कि जो क्रीमी लेयर है ना उनको टाइम टू टाइम नोटिफाई करते रहें। क्रीमी लेयर जो एडवांस सेक्शन है उस सोसाइटी में, उसको टाइम टू टाइम नोटिफाई करते रहें, ठीक। अब देखो, अब ये तो थे एक जनरल वे में जिन्हें हमने समझ लिया इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न ना क्लास वाइज जो है ना उसके ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक। 15(1) नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। 15(1) हमने देखा था, नो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अदर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है लाइक रेजिडेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो 15(1) हो गया। 15 सब क्लास 2 क्या बोल रहा था कि किसी भी इंसान के ऊपर, ठीक, कोई रिस्ट्रिक्शन हो गया, डिसेबिलिटी, लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। किस चीज़ को लेके कि वो अगर किसी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट हो गया, तो वहाँ पे एंटर करने के लिए या उसके एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। पहला चीज़ ये किसके लिए था, एक बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए था, ठीक। सेकंड वाला था कि यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, ठीक है, मेंटेन्ड होली और पार्शली बाय स्टेट फंड डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये जो सेकंड वाला था जनरल पब्लिक के लिए था, ठीक है, वो केवल स्टेट के लिए, केवल स्टेट के लिए ये वाला है। मतलब प्राइवेट पर्सन चाहे तो अपना वेल्स में दूसरे को पानी नहीं पीने दे सकता, अपने टैंक से नहीं पानी पीने देगा भाई,
किसी का अगर प्राइवेट है तो क्यों पे नहीं देगा। तो सेकंड वाला जो है वो केवल स्टेट के लिए है। अब 15 सब क्लॉज 3 पे आते हैं, ठीक। तो स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न वुमेन या चिल्ड्रन के लिए बना सकता है, ठीक है। स्टेट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15 सब क्लास 4 पे आ जाते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, सबसे जरूरी बात ये है। 15 सब क्लास 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कहता है कि स्टेट को क्यों अगर चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। स्टेट इफ स्टेट वांट, ओके, दे कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ये ऐड हुआ था। 15 सब क्लॉज 5 की बात करें, ठीक, तो स्टेट चाहे कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए, किस बारे में, रिगार्डिंग देयर एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 15 सब क्लास 4, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो प्राइवेट आल्सो इंक्लूडेड, ठीक, प्राइवेट भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। जो 15 सब क्लास 4 एक जनरल प्रोविज़न है, ठीक, 15 सब क्लास 5 है एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है रिगार्डिंग द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। ओल्ड एडिशन में ऐसे एक्स्ट्रा नहीं दी गई थी, लेकिन लेटेस्ट में काफ़ी अच्छा इसने मेंशन कर दिया सारी चीज़ों को। तो जो एक्स्ट्रा सोर्सेस लेने की ज़रूरत थी उसकी भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ जो पहले के एडिशंस थे ना उनमें कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस मिला के पढ़ने पड़ते थे, तब चीज़ें क्लियर होती थी। अब 15 सब क्लॉज 6 की बात करें, ठीक, तो स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो पहला वाला एक जनरल प्रोविज़न है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अब इकोनॉमी के बेस पे जो है रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में मेंशन है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। सेकेंड प्रोविजंस स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को लेके है, एडमिशन वगैरह में रिजर्वेशन को लेके है, अप टू 10% सीट, ठीक है, सीट फॉर सच सेक्शंस, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक। ये प्रोविज़न 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ऐड हुआ था। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था, ठीक है। अब क्रीमी लेयर में कौन कौन से पर्सन आएंगे, ओबीसी का जो रिजर्वेशन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू था उसमें क्रीमी लेयर में कौन कौन से पर्सन आएंगे, ठीक है। तो मान लो कि कोई पर्सन है जिसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसके हाथ में है, लाइक प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जज हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी स्टेट पीएससी हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल्स, और भी कुछ पोस्ट हैं वो भी हो गए, ठीक। तो ये क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, ठीक। ग्रुप ए क्लास 1 या फिर ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर हो गए, ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज के, या फिर जो एम्प्लॉई कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट पोस्ट पे है, या फिर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो गया उसके अंदर भी अगर इस लेवल के पोस्ट पे है तो उसके लिए भी मतलब क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद थर्ड प्रोविज़न बोलता है कि कोई आर्मी पर्सनल के लिए है कि मान लो कोई पर्सन है वो कर्नल के रैंक पे है, ठीक है, या फिर नेवी या एयर फोर्स में या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कुछ प्रोफेशनल हो गए, लाइक डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ऑथर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, उनके लिए भी ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पर्सन इंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं ना जैसे बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, ट्रेड में, जैसे अंबानी वगैरह हो गए, तो इनके लिए भी ये जो क्रीमी लेयर है वो कॉन्सेप्ट है,
ठीक, क्रीमी लेयर बेसिकली मतलब ये एक निश्चित मतलब एक आपकी आय इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आपकी आय भी इतनी है, उसके बाद भी यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिजर्वेशंस? ओके, सो दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स। ओके, अब कुछ लोग हैं जो कि जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, तो एक लिमिट से ज़्यादा, या कोई उनके पास खुद की ज़मीन है, या कोई बिल्डिंग है अर्बन एरिया में, ठीक, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्रीमी लेयर अप्लाई होगा। अब 7th वाला कहता है कि कोई पर्सन है जिसकी एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख है, मतलब 8 लाख से अगर ज़्यादा उसकी इनकम है, या फिर कोई वेल्थ प्रोसेस करता है, ठीक है, कुछ लिमिट होती है वेल्थ की भी, उससे ज़्यादा अगर प्रोसेस करता है, ठीक, तो भी वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा। ठीक, जब स्टार्टिंग में ना 1993 में जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये जो इनकम वाला क्राइटेरिया है ये केवल 1 लाख था, ठीक है। 2004 में बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख एंड 2017 में 8 लाख। सो जो अभी करंट का इनकम क्राइटेरिया है वो 2017 के बेसिस पे है। अब रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी बात करते हैं। ठीक, ये बेसिकली 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ऐड हुआ था। ठीक, इस प्रोविज़न को इफेक्ट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था 2019 में। ठीक है, तो बेसिकली एक ऑर्डर के थ्रू इस प्रोविज़न को इफेक्ट में लाया गया था। ये प्रोविज़न 10% रिजर्वेशन की बात करता है EWS के लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेके। अब ये जो EWS है ना, ये अगर कोई SC ST OBC का मेंबर है, ठीक है, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसके लिए प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि उसको तो रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल गया। ये बेसिकली जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए EWS का कॉन्सेप्ट है। जो ऊपर वाले जो प्रोविजन हैं उनसे बाहर के लोगों के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आदमी दोनों का बेनिफिट ले ले, SC ST OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट ले ले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी बेनिफिट ले ले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक, अब EWS के लिए क्या क्राइटेरिया है कि भाई जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो वही बेनिफिट ले सकते हैं, एनुअल इनकम बेसिकली। ठीक, और जो इनकम है ना वो सारे सोर्स को मिला के, जैसे चाहे वो सैलरी हो गई हो, अगर उनके पास कुछ खेत है तो वहाँ से इनकम हो गई हो, बिजनेस है वहाँ की इनकम, प्रोफेशंस हो वहाँ की इनकम। ठीक है, और ये जो इनकम काउंट होगी, जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर ये 2016 का है तो 2026 का है, तो 2025 को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उनकी इनकम देखी जाएगी। ठीक है, जस्ट ईयर बिफोर अ करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक, अब कुछ अगर वो प्रॉपर्टी प्रोसेस करते हैं तो भी वो EWS कोटा का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे उनके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज़्यादा है, मतलब 5 एकड़ या उससे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर उनके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट, मतलब घर है उनके पास, एक फ्लैट है जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से अगर ज़्यादा है किसी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में, 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में। ठीक, अब ऐसा नहीं कि किसी एक प्लेस पे ही प्रॉपर्टी जो है उनकी उसी को काउंट किया जाएगा। डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट प्लेस पे जो उनकी प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें मिला जुला कर तब उनकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको चेक किया जाएगा। उसी बेस पे उनका जो EWS स्टेटस है वो डिसाइड होगा। ठीक है, अब जो फैमिली होगी ना उनमें कौन कौन से हैं, जैसे EWS फैमिली होगी। ठीक है, जैसे फैमिली अभी हमने देखा ना ऊपर की पूरी फैमिली की इनकम मिला के, चाहे जहाँ कहीं पे भी हो, ठीक है, सब चीज़ों की इनकम मिला के तब EWS स्टेटस का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब फैमिली मतलब फैमिली तो फैमिली में कौन कौन, ठीक, तो उसके पेरेंट्स हो गए या उसके सिबलिंग हो गए जिनकी एज 18 साल से कम है, या फिर हाँ
मतलब फैमिली का यहाँ पे मतलब है कि जिनको बेनिफिट मिलेगा। तो कौन कौन से लोगों को मिलेगा? उसके पेरेंट्स हो गए, मान लो कोई लड़का है, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके सिबलिंग हो गए, ठीक है, जो जिनकी एज 18 साल से कम है, या फिर उस आदमी के स्पाउस हो गए, मतलब पति पत्नी, या फिर उसके चिल्ड्रन जिनकी एज 18 साल से कम है। तो ये था EWS का बेनिफिट लेने का क्राइटेरिया, ठीक है। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 डील करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हम इसको अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना है, थैंक यू।